इस वीडियो में प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चन को भी चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। अतः आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो पर हमेशा लगातार बने रहें। इसके लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अतः हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो के अंदर, वो भी 11 से लेकर 2024 तक के आए सभी प्रश्नों का अध्ययन सरल और सिंपल भाषा में आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे गेसिंग सवालों का भी अध्ययन करेंगे जो आने वाला 2025 के एग्जाम में आपको लड़ने की संभावना होगी, वो भी चैप्टर वाइज। ये पहला सवाल है, पुंकेसर क्या है? पुंकेसर व अस्त्री केसर को नामांकित चित्र के द्वारा क्या करता है? क्या कहता है? नामांकित चित्र के द्वारा जो है वो परिभाषित करे। यानी कहता है कि पुंकेसर और अस्त्री केसर को नामांकित चित्र यानी चित्र बनाकर जो है वो परिभाषित करे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हमें बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखना है। अगर ऐसा सवाल आए तो हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार से हमें अगर इतना लिख देते हैं तो हमें एग्जाम में क्या कोई भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। देखिए क्या है, पुंकेसर। सबसे पहले क्या कहता है? पुंकेसर कहता है पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहता है। सबसे पहला बात है, पुष्प के जो नर जनन अंग होता है उसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और इस पुंकेसर के अंदर क्या आता है? परागकोश, योजक और क्या आता है? पुतंतु शामिल होते हैं। अब कहता है इसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये पुष्प का जो है वो नर जनन अंग क्या है? नर जनन अंग है। अब इस पुष्प के नर जनन अंग है, इसके 3 भाग होते हैं जो जैसे कि ऊपर में दिखाया गया है। ये क्या हो गया? ये हो गया परागकोश, ये योजक हो गया और क्या होता है? ये पुतंतु होता है। पुतंतु ये जो डंठल जैसा संरचना है इसे बोलते हैं पुतंतु बोलते हैं, और ये जो गोल जैसा संरचना है वो क्या बोलते हैं? परागकोश कहते हैं। और जो जहां पर ये जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि इसका अस्त्री केसर कहता है पुष्प के मादा जनन क्या बोलते हैं? मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? अस्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्त्री केसर कहते हैं। इसमें क्या शामिल होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या होता है? अंडाशय। देखिए क्या हो गया? वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या हो गया? अंडाशय। ये जो ऊपर में कीप जैसा संरचना है उसे क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये डंठल जैसा जो संरचना है उसे क्या बोलते हैं? वर्तिका। और एक गोलाकार जो संरचना है उसे क्या बोलते हैं? अंडाशय कहते हैं। ये तीनों मिलाकर जो है हम क्या कहते हैं? अस्त्री केसर या जयांग क्या बोलते हैं? अस्त्री केसर या जयांग कहते हैं। अब यहां पर आता है कभी कभी सवाल एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है कि वर्तिकाग्र ये वर्तिकाग्र या वर्तिका भाग है या किसका भाग है? ऑप्शन में दे सकता है अस्त्री केसर, जयांग। तो क्या है? जयांग के अंदर क्या आ सकता है या अस्त्री केसर के अंदर क्या आ सकता है? ये तीनों अंग जो है वो शामिल होते हैं। तो इस कोशिका क्या कहता है? जीवाणु कोशिका में द्विखंडन को नामांकित चित्र के द्वारा जो है वो दर्शाइए। यानी कि कहता है जीवाणु कोशिका का जो है वो द्विखंडन यानी जो विभाजन की प्रक्रिया होती है उसको एक चित्र के द्वारा जो है वो दर्शाना है। एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है 2022 एनुअल एग्जाम के अंदर। तो देखिए हम क्या करते हैं, जीवाणु कोशिका को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? द्विखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन के जो द्विखंडन जो विभाजन की प्रक्रिया है इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से जो है वो दर्शा सकते हैं या फिर एग्जाम के अंदर इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, फिगर है। सबसे पहले यह जो है इस फिगर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यह जीवाणु कोशिका क्या है? यह जीवाणु कोशिका है। और इस जीवाणु कोशिका के अंदर जो है वो इसका जो है वो डीएनए है। क्या है? डीएनए। और इस जीवाणु कोशिका के अंदर जो है वो गोलाकार डीएनए होता है, जहां जैसा कि यहां पर दिखाया जा रहा है। अब इसमें इस गोलाकार डीएनए में जो डॉट डॉट यहां पर दिख रहा है उसे हम बोलते हैं प्रतिकृति। क्या बोलते हैं? प्रतिकृति स्थल। मतलब कि यहां पर जो है रेप्लिकेशन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। देखिए यहां पर क्या है कि देखिए क्या हुआ कि ये जो डॉट डॉट जो एरिया है वो रिप्लिकेट करके यानी प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी क्या होता है? फोटोकॉपी करके जो है एक और डीएनए क्या किया? बनाया। अब यहां पर देखिए ये गोल गोल जैसा संरचना जो दिख रहा है वो क्या है? FTSZ प्रोटीन। क्या? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो जीवाणु के अंदर ही पाया जाता और यह जीवाणु कोशिका में विभाजन के लिए होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जो है जीवाणु कोशिका का विभाजन या ऐसा कह सकते हैं जीवाणु कोशिका का जन्म जो है वो संभव नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या है, इसके अंदर जो है FTSZ एक प्रोटीन पाया जाता है जो इस प्रकार से गोलाकार संरचना के रूप में यहां पर दिखाई दे रहा है।
अब यहां पर जो है डीएनए यानी फोटोकॉपी करके एक डीएनए जो है और दो डीएनए का निर्माण कर लिया। जैसे कि यहां पर क्या था, एक डीएनए था, यहां रिप्लिकेट हुआ, इस तरह से थोड़ा सा और क्या होगा, ऐसा होगा। तो ऐसा होने के बाद फिर क्या होता है, यहां पर देखिए इस फिगर में डीएनए का प्रतिकृति यानी कि फोटोकॉपी, क्या हुआ, फोटोकॉपी। यहां पर जो है वो डीएनए जो क्या हो गया, ये दो हो गया, एक से कितना हो गया, दो हो गया, एक डीएनए से क्या हो गया, दो डीएनए। अब दो डीएनए हो गया, अब इसके अंदर जो है FTSZ प्रोटीन अवेलेबल है। अब यहां पर क्या होता है कि एक प्रक्रिया होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। विभाजन में होता क्या है बेसिक तौर पे कि सबसे पहले केंद्रक यानी कि उसका डीएनए यानी कि उसका न्यूक्लियस जो है विभाजन होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस यानी कि डीएनए जो है क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब विभाजन होने के बाद क्या होगा, यहां पर देखिए क्या होता है, एक यहां पर है साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव के विभाजन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यानी कि कोशिका, ये जीवाणु कोशिका है और इस जीवाणु कोशिका के अंदर बहुत सारे क्या है, तरल द्रव है और प्रोटीन है और बहुत कुछ इसके अंदर पाया जाता है। इसका विभाजन होगा, क्या होगा, विभाजन होगा। तो उससे पहले क्या होता है, विभाजन से पहले देखिए क्या हुआ, क्या होता है, FTSZ जो प्रोटीन है वो यहां पर आगे क्या होता है, बीच में आकर जो एक रिंग का क्या करता है, रिंग का निर्माण करता है, जिसे हम FTSZ रिंग कहते हैं। और बीच से ही है जो है कोशिका का, जो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जो है वो क्या होता है, बीच से जो है वो दबने लगता है। और यहाँ पर ये सारा जो प्रोटीन है वो बीच में आकर क्या करता है, इसको एक रिंग का निर्माण करता है। यानी एक तरह से क्या करता है, ये रिंग जो है वो खींचता है आपस में, ये दोनों सेल वॉल को क्या करता है, सेल वॉल को यार को और कोशिका भित्ति को क्या करता है, वो अपने क्या करता है, खींचता है। और खींचने के कारण जो है ऐसा संरचना बनता है। अब क्या होता है, देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि यहां पर जो है ये प्रोटीन जो है वो रिंग का रूप है, क्या है, रिंग का रूप लिए हुए। लेकिन ये क्या होता है, अब यहां पर जो है देखिए क्या है, इस प्रकार से ये सारा रिंग जो है एक इकट्ठा जगह पर, एक जगह पर क्या होता है, जमा हो जाता है और इस प्रकार से एक दीवार का रूप ले लेता है। जब दीवार का रूप ले लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम निर्माण, क्या बोलते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो कहते हैं सेप्टम का निर्माण हो गया। अब ऐसा हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि साइटोकाइनेसिस यानी कि इसके अंदर, अभी देखिए यहां पर कोशिका द्रव का विभाजन हुआ नहीं, कोशिका द्रव का विभाजन हुआ नहीं है, ये सारा कोशिका द्रव जो है एक दूसरे से मिला हुआ, सिर्फ एक रिंग का रूप ले लिया। लेकिन जब ये पूरा रिंग जो है वो बीच में इस प्रकार से क्या होता है, आकर जमा हो जाता है, तो आधा कोशिका द्रव इधर और आधा क्या होता है, इधर रह जाता है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो गई, तो एक आधा कोशिका द्रव इधर हो गया, आधा कोशिका द्रव क्या हुआ, इधर हो गया, एक डीएनए इधर हो गया और एक डीएनए क्या हो, इधर हो गया। अब यहां पर क्या होता है, देखिए इस तरह से यहां पर दो, एक जीवाणु कोशिका जो है वो दीवार वो जो है वो दो जीवाणु कोशिका का रूप ले चुका है, लेकिन अभी तो बना नहीं है। अब क्या होता है, यहां पर जो है FTSZ प्रोटीन जो है वो इसमें से आधा इधर और आधा क्या हुआ, इधर चला गया। देखिए क्या हुआ, आधा इधर और आधा इधर चला गया। ऐसा हो जाने के कारण जो है वो क्या होता है कि पूरी तरह से जो है वो दो कोशिका का रूप क्या करता है, ले लेता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पुत्री जीवाणु कोशिका। तो इस प्रकार से जो है वो क्या होता है, जीवाणु कोशिका में द्विखंडन होता है और इसका नामांकन चित्र क्या है, इस प्रकार से हमें एग्जाम के अंदर बनाना है। ये एग्जाम, यह क्वेश्चन जो है 2022 के। अब नेक्स्ट सवाल है जो 2014 के अंदर आया हुआ है। इस सवाल है, कदम्ब में किसके द्वारा परागण होता है, क्या होता है, कदम्ब में किसके द्वारा जो है वो परागण होता है। ये 2014 के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। देखिए इसको हमें लिखना है एग्जाम के अंदर, कैसे लिखेंगे, कहता है कदम्ब का वृक्ष जो है क्या होता है, सामान्यतः छायादार होता है। ये बेसिक तौर पे ये वृक्ष जो होता है क्या होता है, छायादार होता है। इसके नीचे बहुत क्या होता है, छाया लगता है। इसमें होता क्या है, कहता है इसमें जो है वो क्या होता है, पीले रंग का, क्या होता है, पीले रंग का जो है वो पुष्प आता है और इसका उपयोग जो है वो औषधि के रूप में किया जाता है। अब इसमें जो मेन सवाल हमें इसका उत्तर जो लिखना है वो क्या है, बेसिक तौर पर इतना ही है, लेकिन इतना में हमें काम चलेगा नहीं, तो थोड़ा सा उसके के बारे में कुछ और दो लाइन हमें लिखना पड़ेगा। तो जो ऊपर हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब कहता है इसमें परागण होता है किसके द्वारा, तो इसमें जो परागण होता है वो मधुमक्खी के द्वारा, तितली के द्वारा, चिड़िया के द्वारा और क्या होता है, कीट के द्वारा इसमें क्या होता है, परागण होता है। तो बेसिक तौर। अब नेक्स्ट सवाल है जो है, विपुंसन से क्या समझते हैं और इसे क्यों किया जाता है। यह 2013 के अंदर आया हुआ सवाल है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हमें एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है। कहता है विपुंसन किसे कहते हैं। यह बेसिक तौर पर पुष्प में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पुष्प जो जब कली अवस्था में होता है, इस कली अवस्था में ही
इसके जो पुष्प के जो नर जनन अंग होते हैं इसे पुंग केसर कहते हैं, और उसके जो प्राग कोष होते हैं क्या होते हैं, प्राग कोष को काटकर अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं विपुंसन। क्या बोलते हैं, ये विपुंसन कहते हैं। तो देखिए चलते, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। कहता है यह पुष्प, क्या बोलता है, यह पुष्प के कली अवस्था में, यह क्या होता है, पुष्प का जो है वो कली, यानी जब पुष्प जब छोटा होता है तभी। कहता पुष्प के कली अवस्था में, यह पुष्प के कली अवस्था में होने वाली एक क्या है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, जिसमें हम करते क्या है, पुष्प का जो नरजनन अंग यानी उसे क्या कहते हैं, पुंग केसर। अब पुंग केसर का जो प्राग कोष होता है उसे काट कर हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। इसे देखिए, मान लिया कि ये क्या है, ये पुष्प का मार्जनन अंग है, और यहां से क्या होता है, एक नरजनन अंग निकलता है, और ये जो इसका हो गया, मान लिया कि ये क्या हो गया, नरजनन अंग। तो होता क्या है कि इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पुंग केसर। क्या बोलते हैं, पुंग केसर। ये पूरा मिलाकर क्या कहलाता है, पुंग केसर। इस पुंग केसर का जो ये प्राग कोष है इसको क्या करता है, काट कर अलग कर दिया जाता है। क्या होता है, इसे काट कर अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुंग केसर। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विपुंसन कहते हैं। अब देखो कहता है, अब यहां पर कहता है कि इस तकनीक का उपयोग आखिरकार ऐसा लोग क्यों करते हैं, तो कहता है इस तकनीक का उपयोग जो है कृत्रिम संकरण या अच्छी नस्ल के क्या होते हैं, पौधे बनाने में। अच्छे नस्ल के पौधे यानी कृत्रिम निषेचन कराने के लिए क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें इतना एग्जाम के अंदर क्या करना है, लिखना है। अब नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर सवाल, भ्रूणकोष की घटक, भ्रूणकोष की घटक कोशिका के नाम बताइए। क्या कहता है, सवाल में कहता है भ्रूणकोष के घटक, मतलब भ्रूणकोष के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है उसका नाम बताना है। कहता घटक कोशिका, क्या बोलता है, घटक कोशिका के नाम क्या है, मतलब कि भ्रूणकोष के अंदर जो कोशिका है उसका नाम हमें बताना है। ये 2012 के अंदर आया हुआ है एनुअल एग्जाम के अंदर। देखिए, भ्रूणकोष की कोशिका के बारे में पूछ रहा है, हमें उतना ही हमें सिर्फ लिखना है, ताकि, और ऐसा लिखना है ताकि एग्जाम में हमारा नंबर कटे नहीं। तो देखिए चलते देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो कहता क्या होता है, भ्रूणकोष में जो है वो क्या होता है, प्रतिमुख कोशिका। क्या होता है, प्रतिमुख जो निभाग की ओर होता है, और ध्रुवीय कोशिका जो भ्रूणकोष के बीच में, देखिए क्या होता है, ये बीच में पाया जाता है। और क्या होता है, अंड समुच। क्या होता है, अंड समुच जो क्या होता है, बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है। आप क्लास में थ्योरी पढ़े होंगे, वहां पर ये सारा बताया गया होगा। ये क्या होता है, ऊपर में जो होता है वो निभाग की ओर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुख। और जो नीचे बीजांड द्वार की होता है उसे क्या बोलते हैं, अंड समुच। और जो बीच में होता है क्या उसे बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। अब यहां पर देखिए, प्रतिमुख कोशिका की संख्या जो है वो कितनी होती है, 3। देखिए 1 2 3। ध्रुवीय कोशिका की संख्या कितनी होती है, ध्रुवीय कोशिका देखिए, एक कोशिका कितना, एक है, क्या है, एक है। लेकिन इसके अंदर केंद्र कितना है, 2। देखिए क्या है, 2 डॉट है, यानी केंद्र क्या है, 2 है। अब नीचे देखते हैं, ये जो है अंड समुच, अंड समुच में कितनी कोशिकाएं हैं, 3। कितनी है, संख्या कितनी है, 3। 1 2 और क्या हुआ, 3। अब यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस भ्रूण कोष के अंदर, इस भ्रूण कोष के अंदर जो है वो कितना, 7 कोशिका, 7 कोशिका, और 8 क्या है, 8 जो है वो केंद्रक है। यहां पर शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पष्ट एग्जामिनर को पता चलेगा। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया, 7 कोशिका हो गई। अब इसके अंदर जो डॉट है इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हुआ, 8 केंद्रक हो गया। इस प्रकार से हमें एग्जाम के अंदर क्या करना है, लिखना है। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित को परिभाषित करें और प्रत्येक का उदाहरण दे। यहां पर 2 नंबर का सवाल आया है, लेकिन लिखना इसके अंदर बहुत ज्यादा है। देखिए कहता है, आभासी फल, वास्तविक फल और अनिषेचन जनित फल, अनिषेचन जनित फल या फिर बहुभ्रूणता के बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। छोटा छोटा टॉपिक बनाकर लिखना है, लेकिन हमें लिखना है क्या, स्पष्ट। चलिए देखते हैं, आभासी फल क्या है, आभासी फल, जब फल का निर्माण जो है वो किससे, अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से, अंडाशय उसमें शामिल हो, इसके अलावा पुष्प के अन्य भाग जो होते हैं, पुष्प आसन, वो सब मिलकर यदि फल का निर्माण करता है तो यह फल में बदल जाता है, तो उसे हम आभासी या असत फल क्या बोलते हैं, आभासी या असत फल कहते हैं। जैसे में सेब क्या हो गया, सेब और स्ट्रॉबेरी क्या हो गया, सेब और स्ट्रॉबेरी।
नेक्स्ट है वास्तविक फल। वास्तविक फल, जब फल का निर्माण जो है सिर्फ क्या हो, अंडाशय से हो, क्या हो, सिर्फ जो है वो अंडाशय जो है वो फल में क्या होता है, बदल जाता है, तो वैसे फल को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक फल बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सत्य फल। क्या बोलते हैं, सत्य फल। इसका उदाहरण हो जाएगा आम और नारियल और क्या होगा, पपीता। क्या होगा, पपीता। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अनिषेचन, अनिषेचन जनित फल, अनिषेचन जनित फल, इसी को हम बोलते हैं अनिषेक फल। क्या बोलते हैं, अनिषेक फल। कहता है जब फल का निर्माण जो है वो अंडाशय के निषेचन के बिना होता है, ध्यान समझिएगा, अंडाशय के निषेचन के बिना होता है, यानी कि इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, और क्या होता है, फल का जो है वो निर्माण हो जाता है। क्या होता है, फल का निर्माण हो जाता है, तो वैसे फल को हम क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन फल कहते हैं। होता क्या है, बेसिक तौर पे इस फल में, इसका उदाहरण है अनार और तारबूज। इसमें देखिए होता क्या है कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन के बाद जब परागकण जो है पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन का स्राव क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब ऑक्सीजन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, तो बिना निषेचन के ही जो है वो अंडाशय जो है वो फल में क्या होता है, फल में जो है वो बदल जाता है। तो इस कारण जो है इसमें क्या होता है, निषेचन। क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, परागकण जो है वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, पहुंचने के कारण ही सिर्फ क्या होता है, सारा काम जो है हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो है इस टॉपिक का, वो क्या है, बहुभ्रूणता। क्या है, बहुभ्रूणता। तो इस बहुभ्रूणता को हम समझते हैं एग्जाम के अंदर हम किस प्रकार से लिखेंगे, ताकि हमें क्या होगा, अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है वो दे सके। तो चलिए देखते हैं, कहता है बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता क्या होता है, भ्रूण कोश में स्थित युग्मनज। भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश जो होता है उस भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है, युग्म, युग्मनज। क्या होता है, सॉरी युग्मनज नहीं होता, युग्मक होता है। क्या होता है, युग्मक। क्या होता है, युग्मक, युग्मक। भ्रूण कोश में स्थित क्या होता है, युग्मक। अब यह युग्मक जो है, देखिए यहां पर क्या होता है, इस प्रकार से ये जो है अंड समुच्चय, ये प्रतिमुख कोशिकाएं हैं और एक केंद्रक है, केंद्रीय कोशिका है। अब यहां पर जो है ये सब जो कोशिका है, ये सब क्या है, ये युग्मनज है, और ये भी क्या है, युग्मनज है। इस भ्रूण कोश के अंदर जो है वो युग्मक का इस भ्रूण कोश में जो है युग्मक का संलयन जो होता है इसी से होता है। क्या होता है, इन दोनों से होता है। तो वही बोलता है यहाँ पे, भ्रूण कोश में स्थित युग्मक, युग्मक में एक बार निषेचन के बाद, एक बार क्या होता है, एक बार जब निषेचन होता है, तो एक बार निषेचन के बाद जो है वो बीज में, एक बार निषेचन के बाद क्या होता है, एक बीज बनता है। क्या बनता है, एक बार जब निषेचन होता है तो एक बीज बनता है। अब हम जानते भी हैं ऐसा कि बीजांड जो है वो क्या होता है, बीज में बदल जाता है। देखिए क्या ऐसा एक बीजांड बन, ये इसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। और इसी के अंदर ये क्या होता है, पाया जाता है। तो बीज जो है, बीजांड जो है वो क्या होता है, बीज में बदल जाता है। तो यहां पर वही कहा जा रहा है कि इसके अंदर ये क्या, भ्रूण कोश है। तो भ्रूण कोश में स्थित युग्मक, जो इसके अंदर युग्मक है, युग्मक में एक बार निषेचन के बाद, इसमें जब एक बार निषेचन होता है तो बीज बनेगा, और जब बीज बनेगा तो बीज में कहता है कि एक से अधिक क्या हो जाए, एक से अधिक भ्रूण बन जाए। क्या बन जाए, एक से अधिक भ्रूण बन जाए। होता क्या है कि जैसे यहां पर देखिए ये वाला जो कोशिका है और यहां पर एक कोशिका है, इससे जब एक कोशिका इससे जो क्या होती है आपस में जब जुड़ती है, तो ये पहले से क्या होता है 2n होता है और n होता है, तो क्या हो गया, ये 3n हो जाता है। यह जो है बीज में जो है वो भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ये भ्रूण कोश है, क्या है, ये जो है वो भ्रूण कोश है, और ये जो जब आपस में मिल जाता है और 3n का फॉर्म ले लेता है, तो ये क्या बनाता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। लेकिन ये जो है वो क्या बनाता है, ये जो है वो n और प्लस n क्या हो गया, 2n। क्या हो गया, 2n। और यह जो है ये बनाता है क्या चीज, भ्रूण। क्या बनाता है, भ्रूण। और यह भ्रूण जब बनाता है, कहता है कि इसी अवस्था में, कहता है बीज में एक से अधिक क्या होती है, भ्रूण का बनना। ऐसा जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, एक से अधिक जो है वो भ्रूण बन जाना। इस भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह जो किसमें होता है, निम्न में। किसमें होता है, निम्न में होता है। कहता है और क्या होता है, अनावृत्ति बीजी पौधे, मतलब वैसा पौधा जिसके बीज क्या होते हैं, या ऐसा हम बोलते हैं इस पौधे के बीज को हम क्या बोलते हैं, नग्न बीज बोलते हैं। या इस प्रकार के पौधों में जो है तनों पर
बेसिक तौर पे वो शंकु के आकार क्या होता है, बीज जो है उत्पन्न होता है। इसके ऊपर किसी प्रकार कोई आवरण होता नहीं है। यह सामान्यता जो है क्या होता है, पाया जाता है। क्या, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता जो है अनावृत्ति बीजी पौधे जैसे चीड़, देवदार में जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट जो है कहता है आवृत्ति बीजी पौधों में जो है वो कम पाया जाता है। आवृत्ति बीजी पौधे जो होते हैं जिसका बीज जो है किसी फल से या किसी आवरण से ढका रहता है, वैसे पौधों में जो है बहुभ्रूणता जो है वो देखने को कम मिलता है। तो इस पर देख सकते हैं, ये अगला सवाल है, लघु बीजाणु धानी की संरचना का वर्णन करें। 2024 एनुअल एग्जाम के अंदर ये आया हुआ सवाल है। देखिए लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसा होता है। यह बेसिक तौर पे क्या होता है, ये पराग कोश क्या होता है, ये पराग कोश जो होता है, इस पराग कोश के अंदर कितने होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं इस प्रकार से। और ये दो पाली होते हैं, क्या होते हैं, 2 पाली, और एक पाली के अंदर कितने हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। तो क्या हो गया, ये 4 कोष्ठक। देखिए यही 4 कोष्ठक जो होता है, जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 4 कोष्ठक जो है, यही यहाँ पर जो है ये बना हुआ है। यहाँ पर सूक्ष्म रूप में ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। ये पराग कोश में 2 पाली हो गया, एक और ये दूसरा, और एक कोष्ठक के अंदर कितने, एक पाली के अंदर कितने, एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक, एक और एक क्या हुआ, यहाँ हो गया 2 कोष्ठक, इधर भी क्या हो गया 2 कोष्ठक। इस प्रकार से जो है एक पराग कोश के अंदर जो है वो 4 कोष्ठक होते हैं। और ये 4 कोष्ठक जो होता है, इसी में क्या, ये जो 4 कोष्ठक होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। जब यह परिपक्व होता है, जब यह वृद्धि करता है तब। तो ये इसका विशेष तौर पर संरचना कैसा होता है, तो देखिए इसके सबसे बाहरी जो स्तर होते हैं, सबसे अंतस्थ त्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस क्या बोलते हैं। इसके नीचे वाला जो लेयर, ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतस्थिशियम क्या बोलते हैं, अंतस्थिशियम। उसके नीचे देखिए ये क्या हो रहा है, ये 3 लेयर जो है, 1 लेयर 2 लेयर और क्या हुआ 3 लेयर से एक बना हुआ एक संरचना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्यस्तर क्या बोलते हैं, मध्यस्तर मिडिल लेयर कहते हैं। उसी के नीचे जो है एक इस तरह से गोल सा जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, टेपिटम क्या बोलते हैं, टेपिटम कहते हैं। और इस टेपिटम के अंदर जो है ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम के अंदर सिर्फ ये सवाल मतलब बनाना है। एग्जाम में क्या करना है, इस तरह सवाल बनाना है। बस हमें क्या करना है, एग्जाम के अंदर इस प्रकार से चित्र बनाना है, और चित्र बनाकर उसका क्या करना है, नामांकन कर देना है, और ये हमारा 2 नंबर का सवाल हो जाएगा। की व्याख्या करें, ये 2 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर देखते हैं ये दोहरा निषेचन आखिरकार क्या होता है। देखिए दोहरा निषेचन का मतलब है एक क्रिया के बाद उसके अंदर जो है 2 बार निषेचन होना। जैसे परागण की क्रिया होता है, तो परागण की क्रिया के बाद पुष्प में जब परागण होता है, तो परागण के बाद जो है वो क्या होता है, 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए कहता है जब परागण के बाद जो है वो जब परागकण क्या हुआ, परागण के बाद जो है वो क्या होता है, परागकण जो पुष्प के परागण हुआ, और परागण के बाद जो है वो परागकण जो है वो क्या होता है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो परागकण जो है वो अंकुरित होकर जो है वो परागनलिका का निर्माण करता है। यानी कि जब परागण हुआ, यानी कि देखिए यहां से पराग कोश जो है ये फटा और परागकण निकला, और ये पुष्प के जो है ये वर्तिकाग्र पर पहुंचा। तो ये पहुंचा, ये वर्तिकाग्र पर ये पहुंच गया, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। तो कहता तो परागकण अंकुरित होकर परागनलिका का निर्माण करता है। ये जो है अंकुरित होकर जो है इस प्रकार से क्या करता है, परागनलिका का निर्माण करता है। यहां तक हो गया। जो भ्रूण कोश में जाकर फट जाता है, अब यह जो है ये अंदर में ये अंडाशय होता है, और इसके अंदर जो है वो बीजांड होता है। क्या होता है, ये बीजांड पाया जाता है। अब बीजांड के अंदर जो है वो भ्रूण कोश होते हैं। तो वही कहता है यहां पर कि जहां जो भ्रूण कोश में जाकर क्या होता है, फट जाता है। ये जो भ्रूण कोश है यहां पर जो है ये देखिए इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे आएगा, और इस प्रकार से क्या होगा, ये यहां पर आकर क्या होगा, ये फट जाएगा। क्या होगा, फट जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, एक कोशिका होता है। क्या होता है, कोशिका होता है। वो थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ता है तो 2 भाग में क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं एक कोशिका। तो इसी को हम बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं, और मादा युग्मक जो है वो यहां पर मौजूद रहता है। तो 2
दो मादा युग्मक यहां पर भी है और दो नर युग्मक यहां पर भी है, तो भाई फट जाता है। तो दो नर युग्मक भ्रूण कोश के दो मादा युग्मक से बारी बारी से जो है वो निषेचन करता है। अगर एक युग्मक होता और एक नर युग्मक होता और एक मादा युग्मक होता, दोनों आपस में जुड़ता तो एक बार निषेचन होता है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि दो नर युग्मक है और दो मादा युग्मक है, दोनों क्या करता है, जब एक बार आपस में संपर्क में आता है तो जुड़ जाता है और दो चीजों का निर्माण करता है, इसलिए इसको कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं। अतः कहता है कि बारी बारी से निषेचन क्रिया करता है, अतः दो बार क्या होता है, दो बार निषेचन होता है और इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है कि ये जो दो मादा युग्मक और ये जो दो क्या है, नर युग्मक है, ये दोनों जो है इसे एक और इसे एक क्या होता है, जुड़ जाता है और क्या होता है, एक नए चीजों का, दो नए चीजों का निर्माण करता है। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे ये दो नए चीजों का निर्माण करता है। अभी तक में 2 नंबर में आपको इतना ही लिखना है।